इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मैं सिर्फ इतना जानता हूं, साक्षी सिर्फ मुझे चाहती है, सिर्फ मुझे। और तभी तुम्हारे पिताजी साक्षी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, ताकि हम लोग तुम्हें इस घर से बाहर ना निकाल दें। वो रितिका का फोन आया था, वो जानना चाहती है कि राहुल किस लड़की को पसंद करता है। रघुवीर जी से बात तो करनी ही चाहिए। जो भी है आप फैसला ले लीजिएगा और हमें बता दीजिएगा, हम मुहूर्त निकलवा लेंगे। मुंह मीठा करो बेटे। लीजिए लीजिए, आप भी तो लीजिए। खुदा रे। हाँ जी। सुंदरलाल, जज साहब मेरे घर में अपनी पैठ बनाने पर तुले हुए हैं। हो सकता है कि वो गुजरी बातों को भूल गए होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली हूं और मैं उन्हें इसमें पूरी तरह कामयाब भी नहीं होने दूंगी। पता नहीं क्या पका रही है। अरे किस भूल की बात कर रही है और कौन सी गुजरी हुई बात? सर हमें भी तो पता चले कि किस बात का जिक्र हो रहा है। सुंदरलाल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तुम नहीं समझोगे। जब पता ही नहीं समझूंगा फिर भी पकाई जा रही। हाँ बोलो। जज साहब मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर एक तरफ से देखें तो तुम्हारी बात भी सही, लेकिन क्या तुमने ये कभी सोचा है कि जिस मकसद के तहत जज साहब तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, अगर तुम उस मकसद को ही खत्म कर दो तो बेटर नहीं होगा? हाँ? कैसी बात? मैं समझी नहीं सुंदरलाल। हाँ ये होता है ना, मुझे समझाने वाले अक्सर खुद ना समझ रह जाते हैं। खैर मैं समझा देता हूँ। बस इतना जान लो कि अगर रितिका ही तुम्हारे घर की बहू ना रहे तो ये दूसरे तीसरे रिश्ते की तो बात ही नहीं रहेगी ना। चाहती तो मैं भी यही हूँ, क्योंकि मैं काजल को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अरे तुम XYZ किसी को अपने घर की बहू बना लो, लेकिन रितिका अगर तुम्हारे घर की बहू बनी रहती है तो इतना जान लो कि वो एक आम साधारण लड़की नहीं है जो तुम्हारे घर की बहू बनी रहेगी, कामकाज करती रहेगी। वो एक प्रोफेशनल है, कलेक्टर है वो। उसे हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ठीक है सुंदरलाल, मैं फोन रखती हूँ। तुम करोगी नहीं, मैं करवाऊंगा। सुंदरलाल बंसी बजा के। ठीक कह रहे हैं आप, रिश्ते बहुत ही साफ और सुथरे होने चाहिए। लेकिन घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि रिश्ता जोड़ने के पीछे कोई मकसद है, कोई मतलब है।
क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं आप? शारदा, कुछ बातें हो जाती हैं जो मुझे परेशान कर देती हैं। अरे अब कौन सी बात रह गई है? रिश्ते के लिए तो उन्होंने हाँ कर ही दिया ना। हाँ हाँ तो कर दी, लेकिन वो हाँ जो की है वो खुले दिल से नहीं की। उसमें एक, क्या कहूं मैं, एक संकोच था। बातों बातों में उन्होंने हमसे एक बात कही कि उनके घर में कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस रिश्ते के पीछे कोई ना कोई मकसद है। और एक बात उन्होंने नोटिस की, हम जब तक वहां थे तब तक सुजाता हमारे सामने नहीं आई। हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया, लेकिन एक बात बताओ, जगबीर जी ने हाँ कर दिया ना रिश्ते के लिए, वो सुजाता जी को जरूर मना लेंगे। चलो देखते हैं। मना लेंगे? ये क्या कह रही हैं आप दीदी? क्या ये छोटी बात है कि आप और भाई जी वहां रिश्ता मांगने गए हो और वहां पे लड़की की मां ही गायब? कमाल है। अब तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है। स्नेहा, ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपके घर में कोई रिश्ते की बात करने आए तो पूरा घर उसके स्वागत के लिए अटेंशन में खड़ा हो जाए। हो सकता है कि उन्हें कोई जरूरी काम रहा होगा, और अगर उन्हें इस रिश्ते से एतराज होता तो मना कर देते, हाँ नहीं करते। हो सकता है कि उन्हें कोई जरूरी काम रहा होगा, और अगर उन्हें इस रिश्ते से एतराज होता तो मना कर देते, हाँ नहीं करते। आप लोग आ गए माँ? उन्होंने हाँ कर दी माँ? हाँ बेटा, हमारे वहां पहुंचने से पहले उन्होंने साक्षी से बात कर ली थी, और साक्षी की मर्जी इस रिश्ते की बुनियाद। और यार तू बिल्कुल फिक्र ना कर, उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है और कुछ नहीं। वक्त मांगना, इसमें भी कोई मकसद होगा भाई जी? क्योंकि यहाँ पे तो पल भर में मंजर बदल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुजाता जी को मनाने के लिए उन्हें थोड़ी सी मोहलत चाहिए। स्नेहा, क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? दीदी, आंखें बंद करके भरोसा करना ये अंधविश्वास कहलाता है। और इस जमाने में खुली आंख से देखकर भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि धोखा हर कदम पे इंतजार कर रहा होता है। स्नेहा, तुम कब सुधरोगी? अपनी ये सोच और अपनी समझ को ना अपने तक ही रखो। ठीक है भाई जी, मैं और क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोलूं बात चुप ही जाती है। क्या बात है बुआ जी, आप इतनी उदास होकर क्यों बैठी हैं? देख न शालो, अभी तक उसका फोन नहीं आया, उसका मोबाइल भी बंद पड़ा है। तुमने उसे एसएमएस किया था ना, पर उसने अभी तक फोन नहीं किया। ओफो बुआ जी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? हो सकता है राहुल भैया कहीं बिजी होंगे। आप देखिएगा, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा सबसे पहले वो आपको कॉल करेंगे। शालो, मैं एक बेटा खो चुकी हूँ, अब और कुछ खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं जब भी राहुल से बात करना चाहती हूँ, उससे बात नहीं हो पाती तो मेरा दिल बहुत घबराने लगता है। मुझे लगता है कि जैसे
जैसे इस दुनिया में मेरा कोई रह ही नहीं गया। बुआ जी खुद को संभालिए बुआ जी। कई बार सोचती हूँ शालू, पहले तो मेरे 2 बेटे थे, सोचती थी कि 2 बहुएं आएंगी और उनमें से कम एक तो मुझे समझेगी, एक तो मुझे प्यार करेगी, मेरा ध्यान रखेगी। पर तुम तो जानते हो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब तो सभी उम्मीदें राहुल पे टिकी है। पता नहीं किस हालत में होगा, कैसा होगा, क्यों फोन नहीं किया उसने। ये देखिए बुआ जी, राहुल भैया का फोन। मैं कह रही थी ना आपको कि आप बेवजह परेशान हो रही है। ये लीजिए बात कीजिए। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम, कैसे हो? हाँ माँ, आपका एसएमएस मिला, सब ठीक है? इतनी देर से एसएमएस मिला मेरा? बेटा क्या तुझे अपने आप माँ की याद नहीं आती कि मैं एक बार अपनी माँ को फोन कर लूं, वो परेशान हो रही होगी। नहीं माँ, आपका ख्याल तो हर वक्त रहता है। खैर बताइए, कुछ बात है? बेटा आखिर हर बात तू अपने तक ही सीमित क्यों रखता है? मुझे बताता क्यों नहीं कि वो लड़की कौन है जिसे तू चाहता है? अरे कम से कम बता दे, मैं उसको देख तो लूं, उससे बात कर लूं। माँ, इतनी सी बात में इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आकर खुद आपको उस लड़की से मिलवाऊंगा। तू जब आएगा तब आएगा ना बेटा। माँ मैं जल्दी आऊंगा। नहीं, तू पहले मुझे उसका नाम बता, मैं उससे मिलूंगी, उससे बात करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ और उसे कहता हूँ कि वो खुद आकर आपसे मिले। ठीक है माँ? अच्छा माँ, मैं अभी फोन रखता हूँ। बाय माँ। ठीक है, बाय। रितिका, क्या? कहाँ गए थे? मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारे लिए। नहीं, डैड से बात करने गया था। लो। थैंक यू। कल शहर में एक बहुत बड़ी रैली है, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट, तो उसे कवर करना है। क्रू तो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है रितिका, लेकिन शायद मुझे खुद भी जाना होगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, इतनी बड़ी रैली जो है, परमिशन ना देने की कोई वजह ही नहीं थी, इसलिए मैंने परमिशन दे दी। इसलिए उसका पुलिस का बंदोबस्त भी मैंने ही करवाया। तुम्हें भी शायद वहां दौरे पर आना पड़ेगा। देखती हूँ, कल पहले मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग है। और फिर मैंने पुलिस का बंदोबस्त इतना कड़ा करवाया है कि मुझे नहीं लगता कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस है। वो लोग शांति से रैली करना चाहते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? यू नो, उस रैली को गुलशन शाह का समर्थन भी हासिल है। अब देखो मानस, इतनी बड़ी रैली हो रही है, अच्छे मकसद के लिए हो रही है ना? तो अपना समर्थन देकर अच्छे लोगों के नाम की लिस्ट में अपना भी नाम डलवा दे। गुलशन साहब वही तो कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर ले, मैं उसका चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूंगी। वो भूल गया है कि मेरी नजरें उसी पर है। यू नो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या पेश आएगी? तुम्हें हर काम, हर कदम कानून के दायरे में रहकर उठाना होगा। और गुलशन शाह वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई दायरा नहीं है। कानून की हथकड़ियां और कानून का दायरा ऐसे ही लोगों के लिए है। मानस, एक बार, सिर्फ एक बार वो कानून के दायरे को लांघने की कोशिश करे, फिर मैं उसे समझाऊंगी कि मैं क्या हूं और इस देश का कानून क्या है। नो नो रितिका, गुलशन शाह को अपने जाल में फंसाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा।
और इसमें भी तुम्हारी गलती है। जाल बिछाने से पहले ही तुमने उसे सतर्क कर दिया था। तुम्हें पता है मानस, जब इंसान गलत रास्ते पर चलता है ना, तो कितना भी सतर्क क्यों ना हो जाए, लेकिन गलती जरूर करता है। और फिर जिसे कानून तोड़ने की आदत हो चुकी हो, वो तो डेफिनेटली गलती करेगा। और मैं राह देख रही हूं कि गुलशन शाह कब गलती करे। वो गलती करे और मैं उसकी गलती को उजागर करूंगी, तुम देखना। वेल रितिका, ये सच है कि तुम्हारी नजर हर वक्त गुलशन शाह पे रहती है, लेकिन ये भी सच है कि उसकी नजर भी हर वक्त तुम पे रहती है। रितिका, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें बदनाम करने के लिए वो बहुत चालें चल चुका है। याद है, संतोष के बेटे सुबोध को उसने तुम्हारे हाथों से अरेस्ट करवाया था ताकि उंगलियां तुम पे उठे, तुम्हारी बदनामी हो। वेल, देखते हैं मानस, उसकी कोशिश पर पछताने की जरूरत किसे पड़ती है, मुझे या गुलशन शाह को? देखा, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन स्टिल हमें चौकन्ना रहना चाहिए। इज ए डेंजरस मैन। गुलशन शाह दो मुंह वाला सांप है। एक फन से डसता है, दूसरा फन तैयार रखता है अपनी सुरक्षा के लिए। वो कब कौन सी चाल चल बैठे, ये कोई नहीं कह सकता है। अर्जुन के दिल में जो लावा उबल रहा है ना, उसे उबलने दो। देखना, उबलता हुआ लावा एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटेगा और इस तरह रितिका की जिंदगी को तहस नहस कर रख देगा कि दोबारा उसकी जिंदगी को कोई आबाद भी कर नहीं पाएगा। मैडम, ये ज्वालामुखी उस दिन फटेगा जिस दिन हम लोग चाहेंगे। बहुत खूब माधव, बहुत खूब, लेकिन ख्याल रखो, अब ये ज्वालामुखी फटने का वक्त बहुत करीब है और फटते हुए ज्वालामुखी को अगर रोकने की कोशिश की जाए ना, तो वो और भी खतरनाक होता है और ये तुम्हारे लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक कहा आपने मैडम। कुछ मामले में इनका नाम बाहर आने की वजह से जनता के बीच इनकी छवि खराब हो गई है। कुछ मामले में इनका नाम बाहर आने की वजह से जनता के बीच इनकी छवि खराब हो गई है। इसीलिए इनके राजनीति का फायदा मुझे मिलने वाला है। हो सकता है अगले चुनाव में मैं ही खड़ी हो जाऊं और इसीलिए मुझे राजनीति को समझने की कोशिश तो करनी होगी ना। देखिए मैम, राजनीति की पहली चाल यही होती है कि आप पे कोई आंच ना आए और आप कुछ भी करें, लेकिन पब्लिक के सामने आपकी बातें नहीं आनी चाहिए। लेकिन सर की कुछ बातें पब्लिक के सामने आ चुकी हैं, इसीलिए तो उनकी जगह मैं लेने वाली हूं। लेकिन हाँ, चुनाव होने से पहले इस रितिका के कांटे को किसी भी हालत पर निकालकर बाहर फेंकना होगा और उससे अब ये समझाना होगा कि वो किससे टकराने चली है। वो तो सर जी पहले ही सोच चुके हैं। सबसे पहले मानस को कानून के जाल में फंसाना होगा और वो भी इस तरह कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बाद भी हमारे जाल को काट ना पाए। मुझे पता है, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। मानस के ऊपर एक दो नहीं, कई चार्जेस होने चाहिए ताकि रितिका पहले पति को बचाने के लिए हमारे सामने रितिका खड़ी हो और दूसरी तरफ वही रितिका अपनी दूसरी पति को बचाने के लिए हमारे सामने नाक रगड़े। ऐसा ही होने वाला है। सर जी ने पहले से सारा प्लान बना के रखा है। कल एक बहुत बड़ी नेता की रैली होने वाली है और उस रैली में शुरू होगा दंगा और वो दंगा इस हद तक होगा कि उस दंगे के जख्म सालों साल इस शहर के लोग भुला नहीं पाएंगे। बहुत खूब। और इस दंगे की सारी जिम्मेदारी होगी रितिका के ऊपर।
जो इस जिले की कलेक्टर है। हमने उन आदमियों का इंतजाम कर लिया है जो भीड़ में घुस के दंगा करेंगे। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जमाल साहब। शायद नेताजी ने आपसे कुछ बात की होगी। हाँ भाई, की थी, जरूर की थी। कल एक बहुत बड़ी रैली है और वहां कुछ लोगों को भेजना है। हाँ, वही पूछने के लिए मैंने आपको फोन किया है। उस रैली में हिस्सा लेने के लिए आपके लोग तैयार तो है ना? हमारे लोग तैयार हैं और उन लोगों को यह भी पता है कि किस कदर और किस तरह की शिरकत करनी है। तो फिर रैली में सारे लोगों को भिजवा दीजिएगा। सारे के सारे लोग सही वक्त पर सही जगह पर पहुंच जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाएंगे। बिल्कुल फिक्र ना करें आप। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। कल का सारा प्रोग्राम सेट हो चुका है। धागे से बंधा इसमें संसार है, पिया का प्यार है, जीने का सार है, पिया का प्यार है, जीने का सार है। मंगलसूत्र 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 मंगलसूत्र। आप देख रहे हैं डीडी भारती।